नमस्कार मित्रों, हिंदी डोज ऑन डिमांड चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कई दिन हमने यहाँ पर ब्रेक लिया, दीपावली का त्यौहार था। अब हम इसको फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। फिर से इसको लगातार हम इसको जारी रखेंगे। अब तो पिछले वीडियो में हमने दोस्तों आपको पढ़ा रहे थे हम उपसर्ग के बारे में। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि उपसर्ग जो हैं वो तीन तरह के होते हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग मतलब तद्भव तत्सम उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग जो अपने हैं या जो तद्भव हैं, जो संस्कृत के उपसर्गों से जो थोड़ा सा विकृत रूप होकर जो बन गए हैं, तद्भव। और विदेशी जो दूसरी भाषाओं के, उर्दू या अंग्रेजी के जो उपसर्ग हैं जिनसे हम शब्द बनाते हैं, तो वो विदेशी उपसर्ग। तो हमने पिछले प्रकरण में, पिछले वीडियो में हमने आपको संस्कृत के कुछ उपसर्गों के बारे में बताया था। आज हम उससे आगे संस्कृत के ही कुछ और महत्वपूर्ण उपसर्गों के बारे में बता रहे हैं, जिनका शब्द निर्माण में, शब्द रचना में बहुत कुछ योगदान होता है, जिनका बहुतायत से प्रयोग होता है शब्दों की रचना करने के लिए। तो देखिए, अब हम चलते हैं आगे। उससे आगे हम जो पढ़ाए थे उससे आगे हम चल रहे हैं। एक उपसर्ग होता है उप। उप का मतलब होता है पास, समान या छोटा। जैसे अब इसका कैसे, कहाँ प्रयोग होता है, कैसे हम इसको बनाते हैं, देखिए इन अर्थों में प्रयोग होता है ये उप का: पास, समान या छोटा। इन तीन अर्थों में प्राय है इस उपसर्ग का प्रयोग होता है उप का। देखिए, उपवन, वन कहते हैं बहुत विस्तृत क्षेत्र में जो जंगल फैला होता है उसे कहते हैं वन। और उप हम देखिए यहाँ बता रहे हैं हम छोटा मतलब वन, एक छोटा वन। छोटा वन मतलब उपवन यानी बगीचा, जिसमें मतलब पेड़ पौधे वो सघनता तो है मगर उतने बड़े विस्तृत क्षेत्र में नहीं है, तो उपवन। ऐसे ही उपसर्ग का तो हम पहले, जब हमने उपसर्ग ये प्रकरण शुरू किया था, तो उपसर्ग के हमने बारे में पहले बताया था उप और सर्ग का। तो ऐसे ही है उपदेश यानी देश कहते हैं राष्ट्र को, अपने जो चारों हमारा जहां हम रहते हैं उससे, तो उसके समान यानी जो उसके अनुकूल हो, जो देश के अपने या जो पर्यावरण जो अनुकूल हो, जो व्यक्ति के अनुकूल हो, जो समाज के अनुकूल हो, वह वाक्य, वह वचन जो है वो उपदेश, इसलिए उपदेश। ऐसे ही उपकार देखिए, तो ये देखिए उप के हमने ये प्रयोग देखे, उपकार हो गया। अब ऐसे ही एक उपसर्ग है दुर का प्रयोग जो है वह होता है बुरा और कठिन। प्राय है इन दो अर्थों में अधिक इसका प्रयोग होता है। तो देखिए, बुरा के अर्थ में हम कर सकते हैं दुर्वचन यानी बुरा वचन, बुरा बोल, दुर्वचन। ऐसे ही दुर्बल मतलब कठिन, बुरा, कम मतलब बुरा बल, दुर्बल इस संदर्भ में, बुरे के संदर्भ में या कठिन के संदर्भ में, उसको हम बुरे के अर्थ में भी हम यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। तो दुर्बल यानी जो जिसमें बल जो है वो कम हो, थोड़ा कठिन हो, बुरा हो, वो बल जो है वो दुर्बल। ऐसे ही दुर यहाँ पर जो है वो कम के अर्थ में भी प्रयुक्त है। ऐसे ही दुर्जन मतलब बुरा, जो व्यक्ति बुरा होता है। दुर मतलब बुरा और जन मतलब व्यक्ति, दुर्जन बुरा व्यक्ति। ऐसे ही दुर्भाग्य, जो भाग्य कहते हैं जो हमारे अनुकूल हो वह भाग्य है, और जो दुर्भाग्य है मतलब जो हमारे अनुकूल ना हो, जो हमारे सब तरह से विपरीत हो, वह दुर्भाग्य। ऐसे ही एक और उपसर्ग है नी का जो प्रयोग होता है प्राय है वो नीचे और निषेध अर्थों में होता है। जैसे देखिएगा निदान। अब देखिए, निदान जो है, निदान का संस्कृत में अर्थ होता है कि निश्चयम दीयते अनेन, यानी दा धातु से बना है, दा कहते हैं देने को, और ना नीचे। दान, देखिए दान में जो है, दान जब दिया जाता है तो ये वाली स्थिति होती है, दान नीचे, देने वाले का हाथ ऊपर हो तो लेने का, तो दान
दा अर्थ में जो है दा धातु से ये बन रहा है। तो निदान और निदान यानी हम किसी को किसी की समस्या का समाधान अगर हम करें या किसी को हम कोई चीज दें, तो निदान नीचे वाले अर्थ में, यानी हम उसको जो समस्या है उसको डाउन फॉल कर रहे हैं, उसको नीचे। तो वो जैसे निदान जो है, अक्सर आपने देखा होगा किसी समस्या के निदान की जब हम बात करते हैं तो जो समस्या है उस निदान क्या है, जो जैसे समस्या है तो समस्या का जो उस समस्या को मिटाने का, उस समस्या को डाउनफॉल करने का, उस समस्या को गिराने का जो उपाय है वह निदान है। तो ये हुआ निदान। ऐसे ही निवास, वास, वस धातु से बना है निवास, यानी जिस शेल्टर के नीचे, जिस हम किसी वस्तु के नीचे, जिस शेड के नीचे, जिस छाया के नीचे हम रहने लगे, रहने के लिए उपयुक्त हो, वह कहलाता है निवास। चूंकि नी जो है नीचे के अर्थ में है निवास। ऐसे ही नियुक्त, नियुक्त जो है वो युज धातु से बना है संस्कृत की। युज कहते हैं लगाने को, जोड़ने को, मिलाने को। तो आप भी जानते हैं नियुक्त जो है यानी किसी को, किसी उसके साथ, किसी प्रकरण के साथ, किसी बात से, किसी चीज से, किसी पद से, किसी प्रकरण से किसी को जोड़ देना, उसको बांध के रखना, उसको वहीं नीचे उसको कस के पकड़े रखना, वो जो है वो युज कहलाता, जोड़ना कहलाता है। तो नियुक्त जो है वो उसी संदर्भ में है नियुज, यानी किसी को जोड़कर उसको उसके साथ नीचे उस तल पर जो है वो बनाए रखना जो है वो नियुक्त कहलाता है। देखिए आपने देखा कि उसका नियुक्ति पत्र, नियुक्ति पत्र या नियुक्त जो है वो इसीलिए कि उसको जोड़ कर रखना है, वो उससे नीचे नहीं जा सकता, वो उसको हम एक लेवल पे बनाए हुए हैं, ना ऊपर जा सकता है ना नीचे जा सकता है, यानी जोड़ कर रखना, वो नियुक्त। युज धातु से बना है, जोड़ के रखने के संदर्भ में ये नियुक्त होता। और ऐसे ही निषेध, सिद्ध धातु से यहाँ ये बना है निषेध। सिद्ध कहते हैं यानी सिद्ध कहते हैं सफलता, और सिद्ध सफलता यानी पूर्ण करना किसी बात को। और नी जब उसके अर्थ में हो जाएगा, निषेध के अर्थ में हो जाएगा, मना के अर्थ में हो जाएगा, तो ये हो जाता है निषेध। मतलब किसी बात की जिसकी सिद्धि ना हो, जिसको सिद्ध करने के लिए मनाई हो, जिसको सिद्ध ना करना हो, वह जो है वो निषेध कहलाता है। ऐसे ही देखिए एक उपसर्ग है निर। निर का जो प्रयोग है प्राय है वो बिना के अर्थ में होता है। तो इसका देख लीजिए, जैसे निर्मल है यानी जिसमें मल ना हो, बिना मल के, वो निर्मल है। ऐसे ही निर्जन, जहां पर जन ना हो या जन के बिना जो है वह स्थान जो है वो निर्जन है। ऐसे ही निर्दय, जिसमें दया ना हो या दया के बिना जो होता है वह निर्दय होता है। ऐसे ही निर्बल, जिसमें बल ना हो वह जो है निर्बल होता है। तो इस तरह से देखिए ये निर से बने हुए कुछ हमने शब्द देखे। इसी तरह से एक और उपसर्ग है निस। निस देखिए, निस का प्रयोग प्राय है रहित और नहीं वाले अर्थ में होता है। यहाँ एक बात ध्यान रखने की है दोस्तों कि निस जो है वो, इसमें जब हम शब्द के साथ उसको जोड़ते हैं तो ये संधि विच्छेद यहाँ संधि यहाँ हो जाती है। और यहाँ एक चीज और देखिए, इसे हम निस भी कह सकते हैं और निहि भी कह सकते हैं। जो विसर्ग संधि में हमने आपको बताया था कि विसर्ग को जो है वो सा हो जाता है। तो देखिए हम इसको उसी अर्थ में यहाँ लेते हैं कि ये जो सा है वो विसर्ग का सा है, जिसको निस हमने कर लिया है। तो निस्संदेह, अब देखिए निस संदेह के साथ हमने निस लगाया। संदेह कहते हैं शंका, जिसमें कोई शंका ना हो उसे कहते हैं निस्संदेह। ऐसे ही निस्संतान, जिसके संतान ना हो, जिसके कोई पुत्र पुत्री ना हो वह निस्संतान है। ऐसे ही निष्पाप, जिसने कोई पाप ना किया हो, जो पाप से रहित हो, वो निष्पाप है। ऐसे ही निस्तेज, जिसमें तेज ना हो, बिना तेज का हो, वह होता है निस्तेज। यहाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, चूंकि हम बता रहे हैं आपको कि ये जो सा है ये विसर्ग का सा होता है। विसर्ग को जो है वो सा हो जाता है, इसलिए इन शब्दों को हम ऐसे भी इन शब्दों का प्रयोग जब हम इस विसर्ग को जो है सा नहीं करते हैं तो देखिए इसको हम इस रूप में भी लिखते हैं निसंदेह, ऐसे भी हम ये लिख लेते हैं। ऐसे ही निसंतान,
निःसंतान। ऐसे ही तो देखिए यहाँ पर हम इनको इस तरह से भी निःसंदेह और निःसंतान, इसको इस रूप में भी लिख लिया जाता है। और जब से इसको हम संधि कर लेते हैं, ये संधि कार्य यहाँ होता है, विसर्ग को जो है वो सा हो जाता है, तो फिर ये इस तरह से निस्संदेह, निस्संतान, निष्पाप, निस्तेज ऐसे करके हो जाता है। ऐसे ही देखिए एक उपसर्ग है परा। परा का मतलब होता है विपरीत या बाहर की ओर। देखिए पराजय, जो जय के विपरीत हो, जो जय के उलट हो। जय के उलट क्या होता है? हार। हार मतलब पराजय, वही पराजय। ऐसे ही पराभव, भव, भव का होना, जो पराभव, जो ना, जिसको होने से रोका गया हो, तो वो पराभव। पराभव कहते हैं परास्त। पराभव भी जो है वो परास्त करने के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। तो जिसको होने से रोका जाता है वह पराभव है ना। ऐसे ही पराक्रम। पराक्रम क्रम के जो विपरीत है, जो उल्ट, जो एक किसी उसको किसी बात को, किसी की वीरता को, किसी के उसको जो क्रम है, जो ऊपर जाने का या उसका क्रम था, उसको रोककर उसके विपरीत या बाहर की ओर का जो क्रम है, जो जिस क्रम से उस क्रम को अतिक्रमण करके जो प्रदर्शन किया जा रहा है वह पराक्रम है। तो देखिए पराक्रम। ऐसे ही परामर्श। परामर्श, मर्श कहते हैं सलाह देने को, और परामर्श बाहर की, यानी किसी एक पर्टिकुलर, किसी विशिष्ट मुद्दे पर, किसी विशिष्ट विषय पर जो सलाह देने, और कैसी सलाह? सब तरह से, जो मतलब उसके बाहर की जितने भी बिंदु हैं उन सबको लेकर जो सलाह दी जा रही है, वह जो बाहरी बिंदु, जो जितने भी बाहरी बिंदु हैं उसके, उनको लेकर जो सलाह दी जा रही है वह कहलाता है परामर्श। तो देखिए ये हुआ पराजय, पराभव, पराक्रम और परामर्श। ये पराक्रम का मैंने बताया कि पराक्रम जो है वो वीरता के अर्थ में प्रयुक्त होता है। वो इसीलिए प्रयुक्त होता है कि हम उस क्रम को बांध कर जब हम उसको पार कर जाते हैं, जो एक निश्चित जो सीमा है, उस सीमा को पार करके, उस क्रम को पार करके, उस क्रम को बांध करके जो हम जो कार्य करते हैं वह कहलाता है पराक्रम। यानी किसी उस क्रम को बांध करके, उस सीमाओं से बाहर जाकर जब हम एक जिससे जो अपेक्षाएं, जिसकी एक क्षमता है, क्षमताओं से परे जाना, वो जो है वो पराक्रम कहलाता है। इसी तरह से एक और उपसर्ग है परि। परि का मतलब होता है आसपास या चारों ओर। तो देखिए ये इसके बने हुए शब्द हम देख लेते हैं। परिपूर्ण, यानी परि यानी पूर्णता के, जो चारों ओर है, जो पूर्णता के आसपास है, यानी जो सब तरह से पूर्ण है वह परिपूर्ण है। इसी तरह से परिक्रमा, क्रम कहते हैं घूमने, क्रम यहाँ परिक्रमा घूमना, मतलब चारों ओर घूमना। क्रम जो है देखिए यहाँ भी हम आया था, पर चारों ओर से भी मतलब है कि चारों ओर जो घूम सकता हो, जो कर सकता हो, वो उसी तरह से जैसे यहाँ पराक्रम था ऐसे ही यहाँ परिक्रमा। क्रम कहते हैं चारों ओर घूमने, चारों ओर यानी आसपास। परिक्रमा चारों ओर घूमने की जो प्रक्रिया है वह परिक्रमा कहलाती है। ऐसे ही पर्यावरण, परि जमा आवरण। देखिए संधि कार्य भी, उपसर्गों से जब हम शब्द बनाते हैं तो संधि कार्य भी वहां होता है। पर्यावरण, परि जमा आवरण। तो ये पर्यावरण होता है, यानी चारों ओर का जो आवरण, जो भी आवरण हमें चारों ओर से घेरे हुए है वह क्या है? वह पर्यावरण है। ऐसे ही परिणति, परि जमा नति। नति, नति कहते हैं झुकने को, जो यानी और परि चारों ओर। परिणति कहते हैं जब हम किसी बात, परिणति कहते हैं यानी किसी बात में परिवर्तित हो जाने को, यानी किसी बात का जो कंक्लूजन निकलता है, जो परिवर्तन किसी बात का मतलब किसी दो बातों के होने से जो एक निष्कर्ष निकलता है, जो परिवर्तित होती है बात, किसी काम के होने के परिणाम स्वरूप जो कंक्लूजन निकलता है, जो एक निष्कर्ष है, वह परिणति कहलाता है। तो ये होगा परि के उपसर्ग से बने शब्द हुए। अब ऐसे ही एक उपसर्ग है प्र जो प्रयोग होता है वह अधिक और आगे के अर्थ में प्रयोग होता है। प्रभात, भा कहते हैं चमकने को। तो प्रभात
आप जानते हैं कि सूरज जब दिन निकलता है उसे प्रभात कहते हैं, यानी प्रकाश जो है वो चमक जो है वो फैलती है, जब फैलती है जो जिस समय फैलती है उसे इसलिए कहते हैं प्रभात। यानी अधिक प्रभात में क्या होता है कि चमक जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, ज्यादा फैलती है, तो इसलिए वो समय है प्रभात। ऐसे ही प्रगति, गति आप जानते हैं, प्रगति और आगे बढ़ना, यानी कंटिन्यू लगातार जो है वो आगे बढ़ते रहना, जो प्रगति कहलाती है। ऐसे प्रसार, सार श्री धातु से बना है, श्री कहते हैं आगे बढ़ने को, सरकने को, जो लगातार आगे बढ़ रहा है, जो लगातार धीरे धीरे चारों तरफ को फैल रहा है, उसका सरण हो रहा है, वह प्रसार है। इसी तरह से प्रताप है, ताप कहते हैं मतलब ऊर्जा को, ऊष्मा को, गर्मी को, और प्रताप जिसकी जो ऊर्जा है, जिसकी जो कीर्ति है, जो ताप है, वो चारों ओर फैल रहा हो, वो जिससे सब आक्रांत हो, वह है प्रताप। ऐसे ही प्रहार, हार कहते हैं प्रहार, हार यहाँ पर हार मतलब पराजय के उसमें भी है, और प्रहार, हार यानी जो उस पराजित करने के लिए जो हार यहाँ चोट के अर्थ में, जैसे प्रहार, हार से जो जोड़ा है तो ये शब्द बन रहा है प्रहार। यानी हार कब होती है? जब आदमी को कोई चोट, आघात पहुंचाकर जो मतलब हार जो है वो आघात खाकर ही व्यक्ति को हार मानता है व्यक्ति, आघात। तो हार, और हार जो है, हार इसीलिए हार है कि वो आघात से जब मतलब वो कहीं जो उसकी नेचुरल प्रगति है, जो उसका मतलब सामान्य जो प्रकरण कहना चाहिए, जो उसकी सामान्य स्थिति है, उस सामान्य स्थिति से कम होना या उसको उसके सामने अपने आप को असमर्थ मान लेना, वह हार कहलाता है। और प्रहार जो है उस असमर्थता को करने वाली जो स्थिति है वह प्रहार है, यानी उसके आगे, यानी जो असमर्थता है उससे आगे मतलब असमर्थता को करने वाले, लाने वाली जो स्थिति है उससे आगे, वो जो है प्रहार कहलाती है। यानी जो हमने जो हार वाली कंडीशन हम पैदा कर रहे हैं, जो परिस्थिति हम पैदा कर रहे हैं असमर्थता का, वह कहलाता है प्रहार। ऐसे ही प्रचार, चर कहते हैं, चार यहाँ चरने से मतलब है, चरना कहते हैं टहलने को। ऐसे ही जो बातें धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं सब तरफ, एक से दूसरे को, तीसरे से आगे, धीरे धीरे एक एक करके वो फैलने लगे, उसी को हम कहते हैं प्रचार का है ना। किसी बात का प्रचार हो रहा है, प्रचार मतलब एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को जो फैल रही है, जो चल रही है बात, जो एक से दूसरे के स्टेप बाय स्टेप, पग बाई पग जो है वो दूसरे की तरफ को चल रही है चारों ओर को, वह प्रचार है। तो देखिए ये प्रह हुआ। ऐसे ही प्रति कहते हैं, प्रति का जो प्रयोग होता है वो सामने और उल्टे के अर्थ में होता है। प्रत्यक्ष, प्रति जमा अक्ष, देखिए यहाँ यण संधि भी होती है। ऐसे ही प्रत्येक, प्रति जमा एक, यहाँ भी यण संधि का प्रयोग होता है। तो प्रत्यक्ष अक्ष कहते हैं, अक्ष एक धुरी सामने, जो हमारी आंखों के सामने है, जो प्रत्यक्ष है, जो सामने है, किसके सामने? अक्ष, जो हमारा फोकस है, जो हमारी आंखों का फोकस जो उसके सामने है, वह प्रत्यक्ष है। ऐसे ही प्रत्येक, जो यानी एक एक, जो प्रत्येक। ऐसे ही प्रतिदिन यानी हर एक दिन। ऐसे ही प्रति जमा शोध, प्रतिशोध यानी शोध, प्रतिशोध, शोध जो है वो हम अनुसंधान को भी कहते हैं। और उसके जो विपरीत है, जो शोधने के विपरीत बात है, जो परिष्कार के प्रति बात है, जिसका हम परिष्कार नहीं बल्कि हम उसको परिष्कार करने के बजाय हम उसको विनाश की ओर, उसको ध्वंस की ओर हम जो करते हैं, वह कहलाता है प्रतिशोध। शोध मतलब शुद्धता, शोध मतलब खोज। और जब हम उसके विपरीत की बात करते हैं, प्रति की बात करते हैं, तो वह कहलाता है प्रतिशोध। ऐसे ही प्रतिवाद, प्रतिवाद यानी किसी बात को कहने के बदले उसके उलट में जो बात किया जाए, उसका जो विरोध किया जाए, किसी बात के बदले में जो विरोध किया जाए, वह प्रतिवाद। तो ये हो गए प्रति के से बने शब्द। ऐसे ही एक उपसर्ग है वी का मतलब होता है, जो प्रयोग होता है वी का, वह विशेष और भिन्न अर्थ में होता है। देखिए विजय,
विजय जो जय, जय मतलब जीतना, और विजय मतलब एक विशिष्ट जो हमने मतलब संपूर्णता के साथ हमने जिसको आहर कर लिया है, जिस पर हमने अपना कंट्रोल कर लिया है, जिस पर हमने अपना नियंत्रण किया है, वह विजय है। ऐसे ही विनाश, नाश, नष्ट का होने को कहते हैं, और जिसका पूरी तरह से विनाश कर लिया, जिसका विशेष रूप से हमने नष्ट कर दिया है जिसको विशेष रूप से, वह विनाश है। ऐसे ही विवाद है कि जो आपस में जो बुरी तरह जो फैला हुआ झगड़ा है, विवाद है, वह विवाद है। ऐसे ही विकार है, और इसी तरह से विशुद्ध है। तो अब देखिए ऐसे ही एक उपसर्ग सा है। सा जो है वो सहित और साथ के अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण है सहसम्मान यानी सम्मान के साथ, सहपरिवार मतलब परिवार के साथ, सहित मतलब हित के साथ जो होता है वह सहित होता है। ऐसे ही सकाल जो समय के साथ है, सकाल है, वह वो हो गया सकाल। ऐसे ही सु जो उपसर्ग है उसका प्रयोग भी जो है वो दो अर्थों में होता है प्राय है, अच्छा और सहज। देखिए जैसे सुलभ यानी जो आसानी से, लभ कहते हैं प्राप्त होने को, संस्कृत की धातु है लभ। सुलभ जो ठीक से अच्छी तरह से प्राप्त हो वह सुलभ है, जो मतलब सब तरह से सब जगह उपलब्ध हो जाए वह सुलभ है। ऐसे ही सुपुत्र यानी अच्छा पुत्र जो है वह सुपुत्र है। ऐसे ही सुमति जो अच्छी बुद्धि है वह सुमति है। ऐसे ही सुगम है जहां जाना आसान हो, गम कहते हैं जाने को, जहां जाना आसान हो वह सुगम है। ऐसे ही सुकर्म, कर्म कहते हैं काम को, जो काम जो है वो अच्छे हैं वह सुकर्म कहलाते हैं। ऐसे ही एक उपसर्ग है संस्कृत का स्व। स्व का मतलब होता है निजी या अपना, तो इसका हम प्रयोग देख लेते हैं कि स्वदेश, देश अपना या स्व उसके साथ जुड़ गया है तो स्वदेश यानी अपना देश। ऐसे ही स्वाभिमान, यहाँ संधि, यहाँ पर संधि है, स्व जमा अभिमान यानी स्वर संधि है, स्व जमा अभिमान यानी अपना अभिमान जो है वो स्वाभिमान है। ऐसे ही स्वतंत्र, अपना तंत्र यानी अपना राज्य, अपना नियंत्रण, वह स्वतंत्र है। ऐसे ही स्वराज, स्वराज मतलब अपना राज, अपना राज्य, तो स्वराज है। आपको अभी इसमें कहीं कोई संदेह रह गया हो, कोई शब्द आपको पूछना हो, कहीं कोई समझ ना आई हो बात, हमसे पूछिएगा, कमेंट करिएगा, हमसे सवाल पूछिएगा। कोई भी पढ़ते या पढ़ाते समय आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रश्न परेशान कर रहा है, हिंदी और संस्कृत दोनों विषयों के विषय में, आप हमसे प्रश्न पूछिए, हम आपका निश्चित रूप से समाधान करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारे जो नए वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक आती रहे, आप उसको तुरंत देख पाएं, उससे वंचित ना रहें। और अपने मित्रों को, अपने सहयोगियों को के साथ इसको शेयर करें, जो जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों हम फिर कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, इसी प्रकरण के उपसर्ग प्रकरण में, यानी हिंदी के उपसर्गों के साथ हम फिर मिलेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।